नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रदान किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कहा, बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। कहा, नेताजी का स्मारक पीढ़ियों के लिए बनेगा प्रेरणा स्थल। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। भाजपा ने 19 में से 10 पर और 7 पर कांग्रेस ने दर्ज की जीत। 2 नगरीय निकायों में किसी भी पार्टी को नहीं मिल सका स्पष्ट बहुमत। राज्य में 20 जनवरी को हुए थे नगरीय निकाय चुनाव। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग के उद्घाटन सत्र का आयोजन। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग पर विचार विमर्श। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने निरीक्षण समिति का किया ऐलान। मैरी कॉम होंगी समिति की प्रमुख। और आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरे दौर में उरुग्वे के एरियल बेहर और जापान के माकोटो निनोमिया की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। बच्चों के लिए किया गया कोई भी प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। दरअसल ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए। इन श्रेणियों में कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी यानी कल इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इन द्वीपों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत की। देश जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुका है और अमृत काल चल रहा है, तो ऐसे में इन सभी द्वीपों का नामकरण मां भारती की सेवा में समर्पित वीर जवानों के नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। यह स्मारक रॉस द्वीप, जिसका नामकरण साल 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जा चुका है, वहां बनकर तैयार होगा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अमूल्य योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की
परिकल्पना की गई है। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे का भी संचालन किया जाएगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार नेताजी के योगदान को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि बीते 8 साल में मौजूदा सरकार गुलामी की मानसिकता को भी मिटा रही है और राष्ट्र के नायकों को गौरव के साथ अपना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने पीएम मोदी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम करने के फैसले पर कहा, यह 3 सेनाओं का उत्साहवर्धन करने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से नेताजी ने लोगों को संगठित किया और आजाद हिंद फौज बनाकर आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। उनके साहस और संघर्ष को पूरा देश नमन करता है। आज नेताजी की 126वीं जयंती पर उनका स्मरण कर देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय दिया। भारत की भावी पीढ़ियां भी नेताजी से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। अपने करिश्माई नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। इस दिवस पर देश के केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 50,000 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के गोल मार्केट में स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में 20 विद्यालय के 100 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्रों को प्रमाण पत्र से सम्मानित करने के साथ ही 5 सर्वश्रेष्ठ विजेताओं को आजादी के अमर बलिदानी और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आधारित पुस्तकों का सेट दिया जाएगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के युद्ध कौशल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा किए गए भारतीय सेना के अपमान को ये देश सहन नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारी संवैधानिक प्रणाली में विश्वास नहीं है, हमारे वीर सेना पर इनका विश्वास नहीं है और बार बार इस तरह के सवाल उठाकर ये सेना और देश के नागरिकों का अपमान करते हैं। गुजरात में अलग अलग जगहों पर G20 की कुल 15 बैठकें होनी हैं। राज्य में आयोजित होने वाले 15 कार्यक्रमों की सूची में पहला कार्यक्रम बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन गांधीनगर में 22 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है। आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, B20 इंडिया के अध्यक्ष और टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। यहां आए डेलीगेट्स को गुजरात की संस्कृति, कला और भोजन से परिचित करवाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वगीर को आज भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस पनडुब्बी को मुंबई के मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वगीर को बनाने में लगा है। वगीर की कमीशनिंग के मौके पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार मुख्य अतिथि रहे। वगीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने कहा, INS वगीर कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है।
वगीर एक दुर्जय हथियार पैकेज वाला सबमरीन है। उन्होंने कहा, यह कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हमारे शिपयार्ड की विशेषज्ञता का एक शानदार प्रमाण है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में LAC का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने LAC पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थल सेनाध्यक्ष को परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। वहीं थल सेनाध्यक्ष ने पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए सैनिकों की सराहना की और सभी से उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखने का आह्वान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव शुचिता पर आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय निर्वाचन आयोग जनता के लिए दोनों कार्यक्रमों का विशेष इंतजाम करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तकनीक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव को पहले से और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 2 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों के 43 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक हिजाब पाबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में परीक्षा होने वाली है और हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, जिस पर कोर्ट ने आश्वासन दिया कि अंतरिम आदेश के लिए बेंच का गठन किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने अलग अलग फैसले दिए थे। एकमत न होने के कारण मामले को बड़ी बेंच से सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से ही सबकी तबीयत बिगड़ी थी। प्रशासन का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। इस बीच लोग पुलिस पर लीपा पोती का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 55वीं बटालियन ने स्कूली छात्रों के लिए सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत ITBP के अधिकारियों और जवानों ने लगभग 60 बच्चों को तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव किंजामणि की सैर कराई और उन्हें सीमा से सटे गांव की जीवन शैली के बारे में बताया। स्कूली बच्चों को सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी स्कूली छात्रों के साथ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में तेजी से एम्स का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने निर्माण कार्य हो रहे एम्स की सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा की। मांडविया ने लिखा, वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, नए भारत का नया जम्मू कश्मीर। एम्स जम्मू का तेजी से हो रहा है निर्माण। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने निरीक्षण समिति का ऐलान कर दिया है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस समिति की प्रमुख मैरी कॉम होंगी। इसके अलावा समिति में पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व सीईओ राजगोपाल और साई की पूर्व ईडी राधा श्रुमन होंगी। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों की मतगणना पूरी कर ली गई है। बीजेपी ने 10 नगरीय निकायों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 7 निकायों में जीत हासिल की। 2 नगरीय निकायों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। नगरीय निकाय के 343 वार्डों में से भाजपा ने 183 वार्डों में और 143 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। भाजपा ने 8 सीटें जीतकर अच्छा संघर्ष किया। अनूपपुर जिले में नगर परिषद जैथरी और बड़वानी जिले के पलसूद नगर परिषद में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जैथरी में 15 में से 7 सीटें जीतकर भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में आज सुबह अचानक ग्रिड फेल होने से बिजली संकट उत्पन्न हो गया। राजधानी इस्लामाबाद सहित देश भर में बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद प्रमुख शहरों लाहौर और कराची सहित देश भर के बड़े हिस्से की बिजली गुल है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड की फ्रीक्वेंसी फेल हो गई है। नेशनल ग्रिड पूरे देश की विद्युत आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है। सुबह 7:34 पर ग्रिड फेल होने से देश भर के पावर सिस्टम प्रभावित हो गए और अचानक सभी बड़े शहरों की बिजली गुल हो गई। अधिकारी स्थिति ठीक करने की मशक्कत में लगे हैं। बताया गया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बिजली संकट झेलने को विवश हैं। अधिकारी सबसे पहले इस्लामाबाद के प्रमुख हिस्सों की बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पेटा कुटू के बीच हाई टेंशन लाइन में आई अचानक बड़ी खराबी से ग्रिड फेल होने की स्थिति उत्पन्न हुई। मंत्रालय ने अगले 12 घंटे में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रति आश्वस्त किया है। इससे जन आक्रोश बढ़ रहा है। लोग बिजली कार्यालयों में पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के सभी 22 जिले भीषण बिजली संकट की चपेट में हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम की कोशिश तीसरा मैच जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने दूसरे दौर में उरुग्वे के एरियल बेहर और जापान की माकोटो निनोमिया की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-4, 7-6 से अपने नाम किया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।